हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 69 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। उसके बाद हम पहले हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो हमारे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसे ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसे मैंने जो है वो आपको पार्ट नंबर 3 में जो है वो बताया है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि हमने किस आइटम को किस एक्टिविटी में जो है वो इंक्लूड करना है और मैंने उस पॉइंट को किस पार्ट में जो है वो समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस पार्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 1 क्वेश्चन में मेंशन है। तो चलिए अब हम सबसे पहले नोट नंबर 1 जो है वो चेक करते हैं। उसमें आपको कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको सबसे पहले गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंसेस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। हम इन्हें किस तरह से इंक्लूड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, ये आपको पार्ट 46 क्वेश्चन नंबर 33 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने इस पार्ट में इन डिटेल जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पॉइंट को समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है आपको जर्नल रिजर्व के बैलेंसेस। जर्नल रिजर्व को हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करते हैं। जर्नल रिजर्व को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप इस पार्ट को जरूर चेक करें। उसके बाद सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसे इन डिटेल मैंने जो है वो पार्ट 5 में समझाया है। कोई डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स को हम इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसे मैंने जो है वो पार्ट 3 में समझाया है क्योंकि ये हमारी जो है वो बोरोड कैपिटल का एक पार्ट होता है। आपको एक प्रीफिक्स भी क्वेश्चन में गिवन है 10% का डिबेंचर्स के साथ में। आपको इसे भी जो है वो अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 39 और पार्ट 40 से जो है वो मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप इन पार्ट्स को जो है वो एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको सबसे पहले गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है बैंक लोन। ब्रैकेट में आपको लिखा गया है बैंक लोन। इट मीन्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के जो ये आपको बैलेंसेस गिवन है ये आपको बैंक लोन के जो है वो गिवन है। मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो पार्ट 3 में बताया था कि बैंक लोन जो होता है, बैंक लोन हो या फिर कोई भी लोन है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, आपको उसे हमेशा जो है वो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है। लोन शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आपको उसे हमेशा अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो ट्रीट करना है। आपको इसे वर्किंग कैपिटल में जो है वो एडजस्ट नहीं करना है कि ये आपको करंट लायबिलिटीज के अंडर गिवन है। नो, आपको बैंक लोन हो या फिर किसी भी तरह का लोन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आपको उसे हमेशा अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करना होता है।
ओके लर्नर्स, आप हमेशा ध्यान रखें, बच्चे इस पॉइंट को गलत कर देते हैं और इसे वर्किंग कैपिटल में जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। लोन है, लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आपको उसे हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करना है। पार्ट 3 में मैंने कुछ और पॉइंट्स भी बताए हैं जो आपको गिवन करंट लायबिलिटीज के अंडर होते हैं, बट आपको उन्हें जो है वो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही इंक्लूड करना होता है। तो आप एक बार जो है वो पार्ट 3 जरूर चेक करें। उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, WC मीन्स वर्किंग कैपिटल को जब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब चलिए सॉल्व करते हैं एसेट साइड को। एसेट साइड में आपको सबसे पहले जो है वो गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपको टेंजिबल एसेट्स गिवन है और इनके लिए आपको जो है वो नोट नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। नोट नंबर 2 में आपको फिक्स्ड एसेट्स में गिवन है मशीनरी के बैलेंसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस। मशीनरी को हम इंक्लूड करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसे भी मैंने आपको जो है वो पार्ट 3 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। यहाँ पर आपको जो है वो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का एक अलग से अकाउंट भी जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा मशीनरी के अकाउंट के साथ ही। और साथ ही में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक एडजस्टमेंट भी जो है वो गिवन है मशीनरी से रिलेटेड। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 1,10,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। इस एडजस्टमेंट को भी हम जो है वो यूज करेंगे जब हम मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। सो इसका अकाउंट कैसे बनेगा, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 31 से जो है वो मिल जाएगी। मैंने इन डिटेल जो है वो सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार इस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। इसे भी मैंने पार्ट 3 में आपको समझाया है। इसका अकाउंट किस तरह से बनता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 35 क्वेश्चन नंबर 24 में इन डिटेल। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 35 जो है वो उसे जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को हम जो है वो एट द एंड अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम हमारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, तब हम इसे जो है वो वहां पर यूज करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट की अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो कि हम इसे क्यों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करेंगे, तो आप पार्ट 57 क्वेश्चन नंबर 44 को जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए आपको नोट नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपको गिवन है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंसेस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो एट द एंड ही जो है वो क्वेश्चन में यूज करना है जब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और एडजस्टमेंट गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जो है वो सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर। हम इसे भी जो है वो यूज करेंगे जब हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है हम जब प्रिपेयर करेंगे। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको सभी पॉइंट्स जो है वो समझा दिए हैं कि हमने किस पॉइंट को किस एक्टिविटी में जो है वो इंक्लूड करना है। अब हम हमारे वर्किंग नोट्स जो है वो उन्हें प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट्स में हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। इसे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 5 से जो है वो मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें।
अब इस क्वेश्चन में हमें नोट्स टू अकाउंट में जो है वो सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपको पार्ट 5 में बताया था, हम उसे यूज करके जो है वो इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस चाहे बैलेंस शीट में गिवन हो या फिर नोट्स टू अकाउंट में गिवन हो, तो आपको पॉइंट नंबर 3 ही जो है वो यूज करना है, जो मैंने आपको पार्ट 5 में बताया था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,40,000 और ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करके यहाँ पर आपको बाहर अमाउंट लिखनी है 1,40,000। उसके बाद हम कुछ आइटम्स यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ हम माइनस करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में खुद ही ढूंढना होता है कि क्या हमने प्लस करना है, क्या हमने माइनस करना है। आपको क्वेश्चन में जो है वो जर्नल रिजर्व के बैलेंसेस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। जर्नल रिजर्व का मैंने आपको अकाउंट प्रिपेयर करना सिखाया है पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 11 में। तो कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 और उसके बाद 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। अब आपको कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो जर्नल रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब आपको जो है वो इस अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस देखिए आपका जो है वो बच रहा है क्रेडिट साइड पर 60,000 का। जो आपका ये 60,000 का डिफरेंस क्रेडिट साइड पर बच रहा है, आपको इसे डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नेम से बैलेंसिंग फिगर। आप चाहे एप्रोप्रिएशन वर्ड लिख भी सकते हैं या फिर उसे जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। और ये हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैंने इस साइड डिफरेंस इस वर्ड में क्यों डाला है बाय प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपको पार्ट 20 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने जो ये बैलेंस डाला है, हम इसे प्लस करेंगे हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते टाइम। तो हम इसे यहाँ पर जो है वो प्लस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। $60,000। बस यही 2 आइटम्स आएंगी यहाँ पर। अब आप इन दोनों का जो है वो टोटल कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 2 लाख। और ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो कंप्लीट हो गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। अगर आप चाहें तो आप इस जर्नल रिजर्व के पॉइंट को ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2,40,000 और क्लोजिंग है 3 लाख। हमारा जर्नल रिजर्व का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, 2,40,000 से जो है वो 3 लाख हो गया। इट मीन्स हमने जो है वो नया रिजर्व अपनी बुक्स में जो है वो क्रिएट किया है, तभी हमारा बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो आपको यहाँ से भी सीधा ही पता चल रहा था कि हमने जो है वो नया रिजर्व अपनी बुक्स में क्रिएट किया है। तो आप यहाँ से सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे ट्रांसफर टू रिजर्व। दोनों का डिफरेंस 60,000 ही आएगा, दोनों का डिफरेंस। आगे हम प्रिपेयर करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 35 क्वेश्चन नंबर 24 से जो है वो आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,70,000। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो कुछ एडजस्टमेंट गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपको लिखा गया है सेकंड पॉइंट में ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
कॉस्टिंग 80,000, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट गिवन है 80,000, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000। इट मीन्स हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर 16,000 का। अब हम यहाँ से जो है वो सेल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर ले 80,000 प्लस 16,000, ये आपका आ जाएगा 96,000। ठीक है, एक ही अमाउंट मिसिंग है, ये दोनों पता है तो हम ये वाली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू में प्रॉफिट प्लस कर दीजिए तो आपकी जो है वो सेल वैल्यू बन जाएगी। अब हमने इस वर्किंग नोट को कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम अकाउंट में जो है वो सारी अमाउंट्स को डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक सेल। हमने सेल किया है 96,000 का, ये वैल्यू हमने अभी अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करी है। उसके बाद सेल करने पर हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। 16,000 का जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर। अब डेप्रीसिएशन जो है वो हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर चार्ज नहीं करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको बताया क्वेश्चन में नहीं गया था कि ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस आइटम में जो है वो हमने की है। हो सकता है हमने लैंड में इन्वेस्टमेंट करी है या फिर बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी है, बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं गया था। तो जब तक हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस आइटम में है, तो हम हमेशा यही अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटीज में है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटीज में है। सिक्योरिटीज मीन्स कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में है और डिबेंचर्स में है। और हमेशा ध्यान रखें सिक्योरिटीज पर कभी भी हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 35 में भी इन डिटेल जो है वो समझाया है। तो अब इस अकाउंट में डेप्रीसिएशन वर्ड कहीं भी हमें यूज नहीं करना है। अब हमने सारी आइटम्स हमारे अकाउंट में डाल ली हैं। अब बस हमें जो है वो चेक करना है कि हमारा अकाउंट बैलेंस है या नहीं है। तो हमने चेक किया, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बन रहा है 366,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1,50,000 का। तो इस बैलेंस को हमने डाल दिया टू बैंक परचेज में बैलेंसिंग फिगर और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इन्वेस्टमेंट बेची भी है और कुछ को हमने जो है वो परचेज भी किया है और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक ही आइटम बची थी इस साइड पर डालने वाली, तो वो हमने टू बैंक परचेज में जो है वो बैलेंसिंग फिगर को डाल दिया है। अब जो ये बाय बैंक सेल है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। हम इसे एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे क्योंकि बेचने से पैसा जो है वो बिजनेस में आ रहा है। और जो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल है, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में से। और जो ये टू बैंक परचेज है इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो एज अ आउटफ्लो नेगेटिव साइन के साथ जो है वो बुक्स में शो करेंगे क्योंकि परचेज करने से हमने पेमेंट की होगी, पेमेंट करने से जो है वो बिजनेस में से आउटफ्लो होगा। ओके लर्नर्स, यहाँ हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रिपेयर करते हैं मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी के अकाउंट की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको पार्ट 31 से मिल जाएगी। मैंने विद एग्जांपल जो है वो इन दोनों अकाउंट्स को समझाया है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 31 जो है वो उसे चेक जरूर करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 14 लाख और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 21,40,000 का। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका भी अकाउंट हम साथ ही में जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 1,90,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन आपको गिवन है 2,40,000। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है वो एक एडजस्टमेंट गिवन है
मशीन से रिलेटेड। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,40,000। कॉस्ट आपको गिवन है 1,40,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन ₹1,10,000, जिसके ऊपर हमने 1,10,000 की जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज की है। यहाँ पर हम वही डेप्रीसिएशन लिखते हैं जो बेचने वाले पार्ट के ऊपर जो है वो हम चार्ज करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो डेप्रीसिएशन लिख दी है। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास जो है वो बनेगी हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 30,000 की। और बाद में आपको क्वेश्चन में लिखा गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वॉज सोल्ड फॉर 20,000, जिसे हमने 20,000 के ऊपर जो है वो बेचा है। 30,000 की आइटम को हमने 20,000 के ऊपर जो है वो बेच दिया है। इट मीन्स हमें यहाँ पर बेचने पर जो है वो लॉस हुआ है 10,000 का। हमें बेचने पर लॉस हुआ है। 30,000 के आइटम को हमने 20,000 में बेच दिया। 10,000 घाटे पर हमने उसे बेच दिया। तो अब इस वर्किंग नोट को आपको जो है वो ऊपर अकाउंट्स में जो है वो फिल करना है। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। इस अकाउंट में दो चीजें और आएंगी। एक यहाँ पर हम लिखेंगे टू मशीनरी, यहाँ हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट। बेचने वाले पार्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन वो हमें पता है 1,10,000 है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब इस अकाउंट में एक आइटम और आती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये होती है हमारी डेप्रीसिएशन फॉर फुल ईयर। पूरे साल की डेप्रीसिएशन जो है वो कितनी चार्ज होगी एसेट के ऊपर। अब देखिए इस साइड का टोटल कीजिए। सबसे पहले डेबिट साइड का ये टोटल आ रहा है 3,50,000 और इस साइड जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1,60,000 का। और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। 1,60,000 को हमने इधर डाल दिया एज बैलेंसिंग फिगर। अब प्रिपेयर करते हैं मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी के अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे बाय बैंक सेल। सेल हमें जो है वो क्वेश्चन में पता है 20,000 की है। सेल करने पर हमें लॉस हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 10,000 का लॉस है। एक और आइटम यहाँ पर आती है, वो है ये जो हमने डेप्रीसिएशन डाली है। तो यहाँ आपको लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1,10,000। अब हमने सारी अमाउंट्स जो है वो यहाँ पर फिल कर ली है जितनी हमें पता थी। अब बस हमें जो है वो फाइंड आउट करना है कि हमारा अकाउंट अब बैलेंस्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया तो उनका टोटल बन रहा है 22,80,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 8,80,000 का। तो हम इसे डाल देंगे टू बैंक परचेज के नेम से बैलेंसिंग फिगर और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। इस साइड डिफरेंस बच रहा था, इस साइड जो है वो एक ही आइटम बची थी डालने वाली, टू बैंक परचेज। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल, उसमें हम डिफरेंस नहीं डाल सकते थे क्योंकि हम लॉस जो है वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में डाल चुके हैं, तो अब हम प्रॉफिट नहीं डालेंगे। तो एक ही आइटम बची डालने वाली, तो हमने टू बैंक परचेज में जो है वो डिफरेंस को बैलेंसिंग फिगर से डाल दिया है। अब चलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सी आइटम को हमने कहाँ पर लिखना है। जो ये बाय बैंक सेल है इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज एन इनफ्लो। जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल है, इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में।
जो ये बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है इसका अब कोई भी यूज नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ हमें अकाउंट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है। और जो ये 2 बैंक परचेज है इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो अपनी बुक्स में जो है वो शो करेंगे। उसके बाद चलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट की तरफ। उसमें जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बैलेंस डाला था इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हम इसे जो है वो प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और जो ये 2 मशीनरी है इसका भी अब कोई भी यूज नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ये सिर्फ हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट कंप्लीट करने के लिए जो है वो जरूरी होती है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट जो है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अब आगे है हमारे पास शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल का अकाउंट हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है ये आपको पार्ट 46 क्वेश्चन नंबर 33 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने विद जर्नल एंट्री जो है वो समझाया है कि हम इस अकाउंट को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख। उसके बाद गिवन है 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 16 लाख। अब आपको जो है वो इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपको अब बस जो है वो इस अकाउंट को बैलेंस करना है। टोटल जो है वो यहाँ पर डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 4 लाख का। 4 लाख का जो है वो डिफरेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पर। इसे हम डाल देंगे बाय बैंक के नेम से, साथ लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और साथ में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। हमने जो है वो शेयर कैपिटल को रेज किया है और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने इस वर्ड बाय बैंक से डिफरेंस क्यों डाला है ये आपको पार्ट 46 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप एक बार पार्ट 46 जो है उसे जरूर चेक करें। अब जो ये बाय बैंक है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और हम इसे जो है वो एज एन इनफ्लो जो है वो अपनी बुक्स में शो करेंगे, क्योंकि हमने नए शेयर्स इशू करे हैं। शेयर्स इशू करने से जो है वो बिजनेस में इनफ्लो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, तो हमने इसे पॉजिटिव अमाउंट से जो है वो लिखना है। इसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट। इसका भी अकाउंट जो है वो मैंने इन डिटेल ऑलरेडी समझाया है पार्ट 46 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमने सॉल्व किया है। आपको वहां से इसकी जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अकाउंट की मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नील है। उसके बाद गिवन है 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 20,000। और कोई एडजस्टमेंट आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको बस अब इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। टोटल यहाँ पर जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 20,000 का, तो हम इसे डाल देंगे बाय बैंक के नेम से, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और साथ में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है वो रेज किया है। अब जो ये बाय बैंक में हमने जो है वो बैलेंसिंग फिगर को डाला है, हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और हम इसे जो है वो एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने प्रीमियम रेज करा है। प्रीमियम रेज करते हैं तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रिसीव करते हैं। ये आपको पार्ट 46 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस निल है
और क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। इट मीन्स हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसका बैलेंस जो है वो बढ़ गया है। कब बैलेंस बढ़ेगा? जब हम और नया रिजर्व जो है वो क्रिएट करेंगे। इट मीन्स हमने जो शेयर्स हैं उन्हें प्रीमियम के ऊपर जो है वो इशू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस बढ़ गया है। तो यहाँ से आपको सीधा ही क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को रेज कर रहे हैं। रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000। तो आप इसे चाहे विदाउट अकाउंट भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप शेयर कैपिटल को भी जो है वो ओरली ही सॉल्व कर सकते थे आप अपने क्वेश्चन में। जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 16 लाख। हमारे शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले था 12 लाख, अब हो गया है 16 लाख। इट मीन्स हमने जो है वो और नए शेयर्स मार्केट में जो है वो इशू कर दिए हैं, जिससे हमारी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा भी पता चल रहा है कि हम शेयर्स जो है वो इशू किए हैं, रेज करे हैं। दोनों का डिफरेंस है 4 लाख। 4 लाख से जो है वो हमने नए शेयर्स जो है वो इशू करे हैं। अकाउंट से भी आपकी सेम अमाउंट आएगी और विदाउट अकाउंट भी आपकी जो है वो सेम अमाउंट ही आएगी। बस आपको ध्यान रखना है जो आपको एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उनके आपको अकाउंट्स जो है वो जरूर अपने क्वेश्चन में प्रिपेयर करने ही करने हैं। बाकी आइटम्स को आप चाहे ओरली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैंक लोन का अकाउंट। ये बैंक लोन आपको गिवन करंट लायबिलिटीज के अंडर गिवन था, बट आपको इसका अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट प्रिपेयर करते ही है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट मैंने जो है वो पार्ट 45 क्वेश्चन नंबर 32 में इन डिटेल समझाया है विद जर्नल एंट्री। सो कोई डाउट हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही तरीके से जो है वो इसका अकाउंट भी बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 80,000। अब और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपको बस अब इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस आपका बच रहा है 30,000 का। तो अब हम इसे डाल देंगे टू बैंक के नेम से, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, और साथ में लिख दीजिए रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट या फिर रिडेम्पशन वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। और आपका जो ये अकाउंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जो ये बैंक लोन है जो हमने ये डाला है टू बैंक, इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और आपको इसे जो है वो नेगेटिव साइन से शो करना है, क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं। रीपेमेंट करने का मतलब है कि हम पैसे पे कर रहे हैं, तो पे करने से भी जो है वो हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन से शो करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो है 10% डिबेंचर्स का। 10% डिबेंचर्स का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 46 क्वेश्चन 33 से जो है वो मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इस पार्ट को जरूर चेक करें, मैंने विद जर्नल एंट्री जो है वो समझाया है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 3,20,000। 3,20,000। अब आपको कोई भी एडजस्टमेंट इस अकाउंट से रिलेटेड गिवन नहीं है, तो आपको बस जो है वो अब इसका अकाउंट बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 3,20,000 और डेबिट साइड पर जो है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1,20,000 का। तो आपको इसे डाल देना है बाय बैंक के नेम से, बैलेंसिंग फिगर, और साथ में आप लिख दीजिए रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। हमने जो है वो नए डिबेंचर्स रेज किए हैं। बाय बैंक जो हमने ये डाला है यहाँ पर, इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन
इनफ्लो, क्योंकि हमने नए डिबेंचर्स रेज करे हैं। रेज करने का मतलब है कि हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। और हमारा यहाँ पर ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप बैंक लोन और जो ये डिबेंचर्स का पॉइंट है आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000 का। हमारा जो बैंक लोन है उसका बैलेंस कम हो गया है, ठीक है। कम होने का क्या मतलब है कि हमने जो है वो कुछ अमाउंट की जो है वो रीपेमेंट कर दी होगी, तभी हमारा जो है वो बैलेंस कम होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 30,000। 30,000 से हमारा जो लोन का बैलेंस है वो कम हो गया है। इट मीन्स 30,000 की हमने जो है वो रीपेमेंट कर दी है। तो आपको यहाँ से सीधा ही पता चल रहा है कि हमने रीपेमेंट कर दी है हमारे लोन की। तो आप यहाँ से सीधा भी फाइंड आउट कर सकते थे विदाउट प्रिपेयरिंग बैंक लोन्स अकाउंट। उसके बाद देखिए जो 10% डिबेंचर्स के बैलेंसेस हैं, पहले बैलेंस था 2 लाख, अब हो गया है 3,20,000। हमारे डिबेंचर्स का बैलेंस जो है वो बढ़ गया है, पहले 2 लाख था, अब 3,20,000 है। इट मीन्स यहाँ पर हमने जो है वो नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं। कितने इशू करे हैं वो इन दोनों का डिफरेंस है जो है 1,20,000 का। तो यहाँ से आपको सीधा ही पता चल रहा था कि हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो रेज करे हैं अपनी बुक्स में बिना अकाउंट प्रिपेयर किए भी। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का हमने अकाउंट बनाया तो उससे हमें पता चला कि हमने 1,20,000 के जो है वो डिबेंचर्स रेज करे हैं, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि हमने ये डिबेंचर्स जो है वो किस डेट को जो है वो रेज करे हैं, बिगिनिंग में करे हैं, एट द एंड करे हैं या फिर मिडल ऑफ द ईयर में कभी किए हैं, ठीक है। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 39 और पार्ट 40 में जो है वो समझाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि आपने डिबेंचर्स को कब इशू करा है, तो आपको जो है वो जो इंटरेस्ट है वो आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लगाना है। देन चार्ज योर इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर डिबेंचर्स। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना गिवन है आपको डिबेंचर्स का, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर जो है वो आपको 10% जो है वो चार्ज करना है, 10% जो आपको प्रीफिक्स क्वेश्चन में गिवन है। और हमारा टोटल इंटरेस्ट आएगा 20,000 का। इस 20,000 को आपको जो है वो 2 जगह पर ट्रीट करना है। एक हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा हम इसे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे। माइनस मीन्स हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे। चलिए लर्नर्स, अब हमारे सभी वर्किंग नोट्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको सभी पॉइंट्स समझा दिए हैं, कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पर लिखना है। अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स को प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है आपका क्लोजिंग ईयर। 2020 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। उसके बाद सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर ए जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, जिसे हमने हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो कैलकुलेट किया था और जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 2 लाख, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। अब आप अकाउंट्स चेक कीजिए और वहाँ से खुद फाइंड आउट कीजिए एक बार कि यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स को हमने प्लस और माइनस जो है वो करना है। पहले खुद कीजिए और उसके बाद आप एक बार यहाँ से जो है वो अपना आंसर चेक कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी आइटम्स को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। आपको भी इसी तरह से ही मेंशन करना है और याद रखें आपको साथ में नोट नंबर जो है वो ज़रूर मेंशन करना है कि आपने किस वर्किंग नोट से जो है वो कौन सी आइटम को लिया है। अब आप बस इन सबको जो है वो प्लस और माइनस कर दीजिए। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आपके पास फाइनल आंसर आएगा आपका 1,74,000
70,000। अब आपको प्लस करना है 1,74,000 प्लस 2 लाख, ये आपका जो है वो बन जाएगा 3,74,000 और ये आपकी अमाउंट आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ध्यान रखें 3 अमाउंट्स हमने प्लस की लिखी हैं और एक जो प्रॉफिट आया था ऑन इन्वेस्टमेंट वो हमने यहाँ पर माइनस में लिखा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपको पार्ट 7 से जो है वो इन डिटेल क्लियर हो जाएगा, तो आप एक बार पार्ट 7 जो है वो इसे ज़रूर चेक करें। अब देखिए इनकी अमाउंट्स हमें पता चलेंगी हमारी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में जो आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन था एक बैंक लोन, ये हम ऑलरेडी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर चुके हैं, तो अब हम इसे दोबारा जो है वो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स आपको गिवन होंगी वो किसी ना किसी एक एक्टिविटी में ही आपको लिखनी है, वो एक से ज्यादा एक्टिविटीज में आप नहीं लिख सकते। तो बैंक लोन अब यहाँ पर नहीं आएगा। बैंक लोन के बाद गिवन था ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को हम इंक्लूड करेंगे। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 1,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,50,000। हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं इनका जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है 30,000 से। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 30,000। उसके बाद करंट एसेट्स में हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। ट्रेड रिसीवेबल्स का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 2,20,000 से। जब भी हमारे करंट एसेट का बैलेंस डिक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो हमेशा प्लस करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों अमाउंट्स को जो है वो हम हमारे क्वेश्चन में जो है वो फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों अमाउंट्स को जो है वो अब यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको बस इन दोनों को प्लस माइनस करके जो है वो फाइनल अमाउंट लिखनी है यहाँ बाहर कॉलम में। 2,20,000 माइनस 30,000 ये आ जाएगा आपका 1,90,000। अब इस 1,90,000 को आपको प्लस करना है इस 3,74,000 के साथ और यहाँ पर आपकी जो है वो अमाउंट आ जाएगी 5,64,000, 5,64,000। उसके बाद हम जो है वो यहाँ से माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड। ये अमाउंट हमारी आई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ से हम माइनस करते हैं टैक्स पेड जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो निल लिख दीजिए या फिर आप ब्लैंक डाल दीजिए। तो यहाँ से अब हमारे पास अमाउंट आएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास बैलेंस आया है 5,64,000 जो है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को, प्लस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स और माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मींस यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा 5,64,000। ये आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव अमाउंट आई है तो इट मींस कैश फ्लो फ्रॉम, अगर नेगेटिव होता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो हमने यहाँ पर लिखना था। ये हमारी ए एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बी पार्ट। इसमें हमने सॉल्व करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। अब हमने जितने भी एसेट्स के अकाउंट बनाए हैं वहां पर जहां भी टू बैंक या फिर बाय बैंक आया है उन्हें हमने जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सारी अमाउंट्स को फिल कर लिया है। ठीक है, आप भी पहले एक बार खुद ट्राई करें और फिर अपना आंसर जो है वो आप यहाँ से एक बार चेक करें। अब आपको बस यहाँ पर जो है वो इन सबको प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट को लिखना है बाहर आउटर कॉलम में और यहाँ पर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 914,000 नेगेटिव में। नेगेटिव में आया है तो हमने यहाँ पर लिखा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर भी हमने जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अकाउंट्स बनाए हैं, वहाँ पर जहाँ भी टू बैंक या बाय बैंक आया है, उन्हें आपको जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी आइटम्स को जो है वो मेंशन कर दिया है। आप भी एक बार पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद आप यहाँ से अपना आंसर एक बार जो है वो चेक करें। साइंस बहुत ही ध्यान से लगाइएगा, प्लस का कहाँ लगाना है और माइनस का कहाँ पर लगाना है। अब बस आप इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस कर दीजिए और आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4,90,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आया है तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव में आता तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने तीनों पार्ट्स जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब बस बचा है लास्ट का पार्ट। अब हम इसके बाद जो है वो फाइंड आउट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसे हम फाइंड आउट करते हैं। हम तीनों एक्टिविटीज का आंसर जो है वो उसे प्लस करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी। ए एक्टिविटी है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका आंसर आया है 564,000। इसमें प्लस करना है बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 914,000 नेगेटिव में, और इसमें हम प्लस करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर, और उसका आंसर है हमारा 4,90,000। अब बस आप जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 564,000 प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस में 914,000 प्लस 490, और आपका जो है वो आंसर आएगा 1,40,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आया है तो इट मीन्स आपको यहाँ पर लिखना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो आपको बैलेंस शीट से फाइंड आउट करना है। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या आइटम्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले देखिए आपको करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 80,000। उसके बाद जो है वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए नोट नंबर 3 क्वेश्चन में मेंशन है। तो नोट नंबर 3 से जो है वो आपको अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अमाउंट जो है वो लिखनी है। वहां पर आपको गिवन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000, और बैंक बैलेंस का क्वेश्चन में आपको बैलेंस गिवन है 1,30,000। ये 3 आइटम्स जो है वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में गिवन है। जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही समझाया था कि हम इसे जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं पार्ट 1 में। और जो करंट इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने आपको जो है वो पार्ट 57 जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने जो है आपको इन डिटेल समझा दिया था। तो आपको खुद ही ध्यान रखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन सी आइटम्स जो है वो आपको लिखनी है। तो अब तीनों को प्लस कर दीजिए। तीनों को प्लस करके जो है वो आपका आंसर आएगा 3,20,000 का। तो अब आपको प्लस करना है 3,20,000 प्लस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका जो है वो आपका फाइनल आंसर बन रहा है 1,40,000 प्लस 3,20,000 इक्वल टू 4,60,000। 4,60,000 जो है ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है। 4,60,000 जो है वो आपका फाइनल आंसर बन रहा है। अब आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम जो है वो चेक करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। सबसे पहले तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको आपके क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। करंट इन्वेस्टमेंट का आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट
बैंक के भी आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। कैश इन हैंड का आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,40,000 और कैश एट बैंक का आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000। अब आप जो है वो इन तीनों आइटम्स को प्लस कीजिए और प्लस करके चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर 460 के इक्वल जो है वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यस, इन तीनों का जो टोटल है वो इक्वल टू 460 जो है वो बन रहा है। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आपको आपके फाइनल एग्जाम में इस क्वेश्चन में से जो है वो 6 में से 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इजी टू इजी वे में जो है वो सारे कंसेप्ट्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम जो है बाकी के क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, हम उन्हें भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।